आल मारूफ चादर वाली सरकार आपकी जानी पहचानी शख्सियत है ना। अच्छा, मैं यहाँ कुरान पाक की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, उस आयत से मैं दलील पकड़ना चाहता हूँ। अब तवज्जो पूरी जी, अब मैं अपने शेख कामिल की सीरत बयान करना चाहता हूँ। कुरान पाक की एक आयत का हवाला मैं पेश करना चाहता हूँ। कुरान कहता है हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक, फाबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफद्दू मिन हौलिक। कुरान कहता है महबूब, अल्लाह ने अपनी रहमत से आपको बड़ा नफीस मिजाज, बड़ा नरम मिजाज बनाया है। अगर हम आपको सख्त मिजाज बनाते ना तो ये लोगों का जो रश है ये आपके गिर्द ना होता। तो जो जिन्होंने हुजूर चादर वाली सरकार को देखा है ना जी, उन बंदों के चेहरे मुझे नजर आ जाएंगे इस आयत की तशरीह सुन के। हुजूर कुरान कहता है मेरे प्यारे हबीब, हमने आपको तुद मिजाज नहीं बनाया, हुजूर सख्त मिजाज नहीं बनाया, हमने आपको नरम मिजाज बनाया है अपनी रहमत से। अगर आप सख्त मिजाज होते, ये लोगों का रश आपके गिर्द ना होता। तो पता चला जो सख्त मिजाज होते हैं उनके गिर्द लोगों का रश नहीं होता, रश उनके गिर्द होता है जो नरम मिजाज हों और फिर हुजूर की नरमी का फैज भी उन्हें मिला हुआ। अब जिन बंदों ने ज़ियारत की है, कोई रात के 2 बजे भी गया है ना जी, तो उसने चादर वाली सरकार को सोते हुए नहीं पाया। पहला सवाल कभी नहीं कहा सख्त लहजे से कि ये कोई सैयदों के घर आने का वक्त है, अब मेरा फिक्रा जाया ना करना, ये कोई सैयद के आस्थाने पे आने का वक्त है, ये कोई खाने का वक्त है कि तुम्हें खाना खिलाएं, ये कोई पीने का वक्त है कि तुम्हें पानी पिलाएं, ये कोई लेटने का वक्त है कि तुम्हें बिस्तर दें। ना ना, कोई जिस वक्त भी आया, जब भी आया, सैयदुल औलिया ने कहा बाबूजी खाना खाना है। बोलने हो के नहीं बोलने, बाबूजी खाना खाना है, पानी पीना है। पहला सवाल लंगर का, मशरूब पेश करना, बिस्तर पेश करना, उसे लिटाना। अच्छा, मैं चूंकि अलीपुर चट्ठा से हूँ, मेरे अलीपुर चट्ठा के 2 पीर भाई हैं, बाबू अब्दुल वहीद साहब और डॉक्टर आशिक नक्शबंदी साहब। उनमें से एक तो अभी भी आस्थाने पर मौजूद है, मेरे साथ आए हुए हैं। क्या हुआ, गर्मियों की सख्त रात में ये दोनों, 1971 की बात सुना रहा हूं आपको, 1971 में ये दोनों बुजुर्ग आस्थाना आलिया पर हाजिर हुए जी। शदीद गर्मी साहब, शदीद गर्मी का आलम जी, और शदीद गर्मी में आपको पता है मच्छर भी फिर शदीद होता। ये रात को पहुंचे, हुजूर चादर वाली सरकार ने इनका वेलकम किया, मोहब्बतों से नवाजा, लंगर खिलाया, अब फरमाया पढ़ लो जी, जिन्होंने देखा है चलो जी बाबूजी पढ़ जो जी, पढ़ जो, मतलब सो जाओ, अब सुबह आपसे मुलाकात होगी। अब सुबह जब हुजूर आए ना जी, बरामद हुए अपने हुजरे से, तो आप पहला सवाल क्या करते हैं, अजी बाबूजी मच्छर तो नहीं लड़ा? बैठे हो के नहीं आए बाबूजी मच्छर तो नहीं लड़ा? अर्ज की हुजूर बिल्कुल रात को करीब नहीं आया। सुनोगे फिक्रा सैयदादे का, फरमाया जब हम रात अपने घर गए ना तो हमने मच्छरों को बुला के कह दिया था खबरदार मेरे मुरीद को काटना मत, ये सैयद के दरवाजे पर मेहमान बन के आया, सलामत रहे ना जनाब। ये होती है सैयदादे की हुकूमत। और फिर आगे सुनिए, मियां वाली का बंदा चेयरमैन मौलवी अजीज अभी भी जिंदा, 71 साल की उम्र में है। 1970 में या 71 में वो हुजूर चादर वाली सरकार के हाथ पे मुरीद हुआ, आर्मी में मुलाजिम था। अब छुट्टी मांगी मुर्शिद से मिलने के लिए, अफसरों ने कहा 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। उसने कहा जी मैं तो 1 दिन में जी नहीं भरता, मैं तो मर्जी से जाऊंगा, मर्जी से वापस आऊंगा। महकमा नहीं मानना, नौकरी छोड़ दी, रिजाइन करके आया और फिर पूरे 16 साल हुजूर के साथ अक्सर सफर में वो बंदा रहा। मुरीद हुआ जी 70 की दिहाई में और अर्ज की हुजूर मेरे साथ मियां वाली चले जी। तो पता है आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया बाबूजी वो पीर जो मुर्दे को जिंदा ना कर सके उसको मुरीद के साथ सफर करने की इजाजत नहीं। अल्लामा साहब वो पीर फरमाते, वो पीर जो मुर्दा जिंदा ना कर सके उसको मुरीद के साथ सफर करने की इजाजत नहीं होती। तो फिर कभी देखेंगे जी, फिर कभी देखेंगे। दूसरा दिन आया तो फिर अब्दुल अजीज साहब ने, अजीज भाई ने कहा हुजूर मेरे साथ मियां वाली चले जी। फरमाया बाबूजी देखेंगे जी। तीसरा चौथा दिन आया, फिर आखिर 8-10 दिन के बाद चादर वाली सरकार ने फरमाया मौलवी अजीज तैयारी कर, हम तेरे साथ मियां वाली चलेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे
मियां वाली की तैयारी हो गई। मुख्तसर करूं मैं अपनी बात को, मियां वाली की तैयारी हो गई, मियां वाली में पहुंचे। अब वो बात भाई अजीज के दिमाग में तरोताजा थी कि जो पीर मुर्दा जिंदा न कर सके उसे मुरीद के साथ सफर करने की इजाजत नहीं है। अब हुजूर पहुंचे मियां वाली के करीब, गांव है पिपला, वहां के हैं अजीज भाई, वहां पहुंचे हैं हुजूर। मस्जिद में जलसा हो रहा है, हुजूर खिताब कर रहे हैं, अजीज सामने बैठा है। अजीज का दूसरा भाई पिछली तरफ से आया और अजीज को इशारा किया, आओ घर चले। तो आप जो सामने देख रहा है उसका तो पीछे ध्यान नहीं होता ना, आप तो आवाम से खिताब कर रहे थे। अजीज बैठा था तो सामने भाई को देख लिया, इस तरफ दरवाजा था, चादर वाली सरकार का चेहरा तो उस तरफ है ना, वो जाहिरी तौर पर तो नहीं देख रहे। जब मौलवी अजीज उठा ना तो हुजूर चादर वाली सरकार ने फरमाया, बाबूजी अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अब अजीज भाई बाहर निकले, छोटे भाई से पूछा क्या हुआ है, उसने कहा अम्मा को रात को अम्मा की तबीयत खराब हुई तो स्प्रे वाला होता है ना मच्छरों के स्प्रे के लिए, वो दवाई पड़ी थी, अम्मा को अपनी दवाई की समझ नहीं आई तो वो जहर पी लिया है अम्मा ने, मुंह से झाग निकल आई है। डॉक्टर कहते हैं कि अब इनके सांस पूरे हो चुके, रूह निकल चुकी, अब ये जिंदा जिस्म नहीं है, अब ये मुर्दा जिस्म है। अब हुजूर चादर वाली सरकार ने फरमाया, अजीज अकेले नहीं जाओगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तकरीर छोड़ी जी, साथ साथ चले, घर पहुंचे तो कपड़ा ऊपर दिया हुआ है। फरमाता क्या हुआ जी इसको? अब वो जो अजीज भाई की माँ है ना जी, वो हुजूर चादर वाली सरकार की पीर बहन की थी, वो हुजूर अमीर मिल्लत से बैठ थी और हुजूर बड़ी अकीदत रखते थे उनसे। अम्मा जी कह के आप उन्हें मुखातब करते थे, सुनते रहना मेरी बात को। डॉक्टर भी मौजूद है, डॉक्टर ने कहा जी ये तो इंतकाल कर चुकी हैं, ये तो फौत हो चुकी हैं जी। तो हुजूर चादर वाली सरकार ने पता क्या फरमाया? फरमाया एम ही कहते हैं जी बाबूजी, चेहरे पे कपड़ा दे दो। यार कौन बंदा जो नहीं बोला जी, मैं डॉक्टर को क्या पता है जी, चेहरे पे कपड़ा दे दो। चेहरे पे कपड़ा दे दिया गया। अब आदत करीमा ये थी कि जब मुराकबा करते तो चादर पूरी चेहरे के ऊपर ओढ़ लेते थे, चादर ओढ़ ली जी, चादर में पूरा चेहरा छुपा लिया, कुछ देर तक ऐसे रहे। उसके बाद पानी का गिलास मंगवाया, पानी पे दम किया, अजीज को कहा बाबूजी पिलाओ जी अम्मा जी को। कहा हुजूर मुंह खुल ही नहीं रहा, मुर्दा जिस्म है, कैसे पिलाऊं? फरमाया अच्छा रुई लाओ। रुई लाई गई, उस पानी को रुई को पानी से तर किया, कहा नहीं ना मुंह खुलता तो गीला करके ना जिस रुई को होंठों पे लगाओ। अब्दुल अजीज ने, अजीज भाई ने रुई गीली करके होंठों पे लगाई तो माँ उठकर बैठ गई। यार क्या सुन रहे हो यार, तुम्हारी मर्जी है तुम्हारी। माँ उठकर बैठ गई जनाब। अब अजीज भाई कहते हैं मैं हैरान रह गया, हुजूर ने इरशाद फरमाया अम्मा जी अजी आपको क्या हो गया जी? तो कहती हुजूर मुझे तो पता नहीं चला, मैंने सिरप समझा था, सारी शीशी जहर की थी, मैं पी गई हूँ जी, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ है। फरमाया ऐवी जहर तुझे मारेगा, जब चादर वाला खुद तेरे घर में आया हुआ है तो फिर इजराइल कैसे आ सकता है? कोई बंदा बैठा हुआ है कि नहीं? अब ये नहीं कि एक दो दिन के बाद माई का इंतकाल हो गया हो, नहीं नहीं, फिर 105 साल की उम्र में अम्मा जी का इंतकाल हुआ। इस वाक़े के बाद 40 साल तक अजीज भाई की मां जिंदा रही। अब अजीज को फिक्रा याद आया कि बाबूजी जो पीर मुर्दा जिंदा ना कर सके उसे मुरीद के साथ सफर करने की इजाजत नहीं, तो जो मुरीद के साथ चल दे वो इस मकाम पर होता है कि मुर्दा भी होना तो उसे जिंदा करने की ताकत रखे। अमीर मिल्लत के फैजान से रब्बे दुल जलाल ने जिसको ये ताकत दे रखी थी ना, उसे चादर वाली सरकार कहा जाता है जनाब, उसे चादर वाली सरकार कहा जाता है। और फिर आगे समाप्त फरमा लिया। पता नहीं मेरे पास वक्त है या नहीं है, मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ी सी गुफ्तगू करके मैं अपनी बात को समेट देता हूँ। अब हुजूर चादर वाली सरकार का मकाम और मर्तबा अजीजाने गिरामी क्या है, अब सुनिए जरा। 1986 में हुजूर क़िबला आलम का विसाल हुआ था जी मुल्तान शरीफ में। अब क्या होता है, एक बंदा है जी उसका नाम है बाबू अब्दुल वहीद, अलीपुर चट्ठा का है, ये मेरे हल्का मुकर्रर किया गया उनको। अब वो क्या करते हैं, बिल्कुल फारग, बिल्कुल बेल, कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम। आस्थाने पर आए, इजाजत मांगी, हुजूर इजाजत दें तो मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं कारोबार के लिए। फरमाया नहीं बाबू जी अभी नहीं जाएंगे, हुजूर शादी हो चुकी है जी, कारोबार कोई नहीं है जी, मैं तो बिल्कुल फारिग हूं, जरूरत नहीं है।
کوئی کام نہیں ہے تو حکم دیں میں چلا جاؤں. فرمایا نہیں جی باؤ جی ابھی نہیں جائیں گے. کئی سال جی بابو عبد الوحید اجازت مانگتے رہے, حضور میں باہر چلا جاؤں, حضور میں باہر چلا جاؤں. فرمایا نہیں جی بابو جی ابھی نہیں جائیں گے باہر. اب کمال کیا ہے, کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا حضور کاروبار بھی نہیں ہے, رزق کے لالے پڑے ہیں اور آپ باہر بھی جانے نہیں دیتے. فرمایا باؤ جی آج کے بعد تمہیں رزق کی تنگی نہ ہوگی, جتنے چاہو گے اپنی جیب سے نکال کے بیوی کو دے دیا کرو گے. بولے نہیں ہو یار, بولے نہیں ہو یار, جتنے تمہیں چاہیے ہوں گے اتنے ملیں گے, مگر ابھی آپ باہر نہیں جائیں گے. پھر زمانہ گواہ ہے جی, بندہ آج خود زندہ ہے علی پور چٹھا مدینہ چوک میں. اس بندے کی مٹھائی کی دکان ہے جی, حافظ سویٹ کے نام سے کام کر رہے ہیں, آج بھی زندہ ہے. کہتے ہیں پھر 20 سال تک میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا, روزانہ اپنی بیوی کو جیب خرچ بھی دیتا رہا ہوں. حضور نے باہر جانے کی اجازت نہیں دی. 20 سال کے بعد فرمایا اجی بابو جی اب اڑ لو جی باہر, اب اڑ لو جی باہر, اب چلے جاؤ. پھر زندگی کے کئی سال باہر گزار کر آئے تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا. حضور چادر بھائی سرکار فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا جی, ان کا ہاتھ خدائی کے خزانوں میں ہوتا ہے. جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا سے لے لیا کرتے ہیں. عزیزان گرامی, وزیر آباد سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک پیر بھائی تو شعبے سے حکیم تھے. بس اس کے بعد میں گفتگو کو مکمل کر دوں. جی چاہ رہا ہے کہ 2-4 باتیں سیدزادے کی آپ کو سنا دوں. کتنا مبارک اور متبرک سلسلہ ہے, اور فضائل آپ سن چکے ہیں ان کی محبت کا اجر کیا ہے اور فضیلت اور مقام و مرتبہ کیا ہے. وزیر آباد سے ہیں, حکیم ہیں, حضرت صاحب کا وصال ہو چکا ہے, مزار پر آئے ہیں, فاتحہ پڑھی ہے, فاتحہ پڑھی ہے جی انہوں نے. چونکہ حکیم تھے, حکیم آپ کو پتہ ڈبیوں میں اور شیشیوں میں دوائیاں وغیرہ بنا کے رکھتے ہیں جی. تو جب دربار شریف پر آئے تو خیال آیا کہ لاکھوں مرید کر لیے ہیں حضور چادر والی سرکار نے, تو اب سارے مریدوں کو بخشوا لیں گے. اتنے مریدوں کا پتہ بھی ہے پیر صاحب کو کہ کوئی نہ, بس یہ سوچ رہے ہیں. غروب کی تاریخ ہوئی, نیند آ گئی, آنکھ بند ہوئی, آنکھ بند ہوئی نیند میں تو حضور چادر والی سرکار سامنے خواب میں جلوگر ہو گئے. حکیم صاحب کیا سوچ رہے تھے جی؟ حضور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے لاکھوں مرید ہیں, اتنے بندوں کو تو یاد رکھنا مشکل ہے, اتنے بندوں کا بوجھ کیسے اٹھا لیں گے؟ بھائی بیٹھے ہو نا محفل میں, اتنے بندوں کا بوجھ حضور کیسے اٹھا لیں گے؟ اپنی جیب سے, ایک کرتے کی جیب سے شیشی نکال لی, جیسے حکیم کسی شیشی میں دوائی بناتا ہے. ڈھکن کھولا, فرمایا بابو جی اس نے دیکھو تو صحیح ذرا شیشی میں دیکھا. اب وہ کہتے ہیں جتنے پیر بھائی میری جان پہچان والے تھے, شیشی کے اندر سمندر چل رہا تھا لوگوں کا, سارے چلتے ہوئے میں نے شیشی کے اندر دیکھے, شیشی بند کر کے جیب میں ڈالی. فرمایا بابو جی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سوچتے, اتنے مرید تو ہم اس بوتل میں بند کر کے جیب میں ڈال کے رکھتے ہیں. سلامت رہیں جی آپ. اتنے مرید تو ہم جیب میں ڈال کے, شیشی میں بند کر کے جیب میں ڈال کے رکھتے ہیں. جتنے مریدوں کا آپ سوچ رہے ہو کہ بخشوا بھی لیں گے کہ نہیں, جانتے بھی ہیں کہ نہیں. بھائی جب سن 1900 میں آنے والا روز سے وقت مجدد اثر نام ولی محمد ہو تو پھر شان یہ ہے, تو اصلی محبت کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا یار؟ سوچنے والی بات ہے نا. جب خدمتگاروں کی یہ شان ہے, خدمتگاروں کی, پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بس دوستو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کسی نہ کسی مبارک سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں, جن کو تعلق حاصل ہے. رب ذوالجلال بھائی جوید کے درجات میں کروٹ جنت نصیب فرمائے, اور بھائی جوید کے مقام و مرتبہ میں ہر لمحہ بلندی اور خوشحالی ہوتی رہے. رب ذوالجلال آپ کو اور میرا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.